टॉपिक है फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। यहाँ पर ना फूड दिखता है लोगों को और न्यूट्रिशनल नहीं दिखता है। इसका मतलब क्या है? खाद्य और पोषण सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा ये मतलब नहीं भर पेट चावल खा लिए, चावल दाल चोखा, उसमें सलाद भी होना चाहिए, चटनी भी होना चाहिए, जूस भी होना चाहिए, पापड़ चटनी सब होना चाहिए। न्यूट्रिशनल, न्यूट्रिएंट का भी ध्यान देना है। अब भारत का ये बहुत लार्जर समस्या है। भारत में लगभग 2 करोड़ लोग भूखे सो जाते हैं, उससे ज़्यादा ही सोते होंगे, ये तो आप ऑफिशियल डाटा है। मतलब अगर उनको एक पेट का खाना मिला तो एक पेट का खाना, जैसे आज भी अभी भी यहाँ भी 1-2 लोग एक पेट का खाना खा के बैठे हुए होंगे। शशि भैया, विवेक, महेश आएगा तो महेश 2-3 दिन से नहीं खाया होगा, सोच रहा होगा कि कौन मौका मिले, कब मौका मिले कि एक पेट खाएं और 3 दिन काम चलाएं। क्या जी शशि? घनश्याम, कितना दिन हुआ? 4 दिन। तो समस्या है खाद्यान्न सुरक्षा का कि 2 करोड़ लोग तो भूखे सो रहे हैं। अब तुम ऐसे मुंह मत बनाओ कि हम 6 दिन से नहीं खाएं। आगे में बैठ के इससे मुंह बनाए हुए है, सबसे विपत्ति तुम्ही को पड़ा हुआ है। खाइए कि नहीं खाइए? 2 करोड़ लोग एक आध पेट खाना खा के रह रहे हैं। और पोषण, पता है मोर देन 50% इंडिया के लोगों को पोषण नहीं मिलता। मैं भी उनमें से एक हूँ। जिसका भी थोड़ा सा इसे पेट निकल जाए समझ लो उसको पोषण नहीं मिल रहा। अरे खाना खाने का होश कहाँ है? भूखे रह जाते हैं। पैसा नहीं, लापरवाही भी होती है। 50% से ज़्यादा लोग, मोर देन 50%, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी नहीं मिल पा रही है। आप अंदर झांक के देखो कि न्यूट्रिएंट लेते हो। मुझे 1 ही 2 लोग यहाँ पोषक वाला लग रहा है, पोषण वाला, उचित पोषण, जैसे करीना। सीरियसली करीना, अगर कोई फीस में डिस्काउंट इसको मैं नहीं करता अगर ये अकेले ऐसे आती तो। एक सुषमा, क्या नाम है बाबू? एक अभी जो वो नया एडमिशन लिया है बच्चा, क्या नाम है बाबू तुम्हारा? हाँ, पोषण वाला लग रहा है। सुमित, शुभम, सब सीसीएल वाला है। एक आकृति भी ठीक है। शशि के बारे में तो कुछ बोलना ही नहीं है। बाप रे, यही एग्जाम्पल मिल गया। खाद्यान्न खत्म हो गया ना, चले जाएं अब क्या पढ़ाना है? देख लिए तुम लोग खाद्यान्न सुरक्षा, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। आप लोगों के आंसर में ना, मैंने जो टेस्ट सीरीज लिया है अभी पहले 2, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को लोग एकदम जिक्र ही नहीं कर रहे हैं, नंबर कट जाएगा। फूड सिक्योरिटी के बारे में जितना लिखना है लिखे जा रहे हैं। एक बार भी चर्चा पोषण के बारे में एक बार भी बात नहीं कर रहे हैं, जबकि पोषण आधा कंपोनेंट है इसका। उसमें आपको हर जगह मेंशन करना ही करना है। एक तो ये ध्यान दे देना है सिलेबस को समझने में कि फूड सिक्योरिटी तक लिमिट करके नहीं, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। सरकार के प्रयास पोषण देने के लिए बहुत सारे किए जा रहे हैं। बच्चियों के लिए अलग से प्रोविज़न किया जा रहा है। 11 साल की बच्ची जैसे ही होगी, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत कुछ क्लाउज है जिसमें गर्भवती महिलाएं, प्रेग्नेंट महिलाएं, जैसे ही कंसीव वो हुई, गर्भवती हुई, उनका टेक केयर सरकार शुरू कर देती है। बच्चा जन्म ले लिया तो माँ और बच्चा दोनों का सरकार फूड सिक्योरिटी में कवर कर रही है। मतलब कि वो जो बच्चा, जैसे होता है ना, बहुत लोग पैदा करके छोड़ दिया, अब जैसे बड़ा होगा बड़ा हो जाओ, होता है। तो सरकार सोच रही है क्या कि अगर ये निर्बल बालक पैदा लेगा तो अल्टीमेटली तो ये बोझ ही बनेगा ना गवर्नमेंट के ऊपर। अल्टीमेटली हेल्थ बिल बढ़ेगा सरकार का। सरकारी हॉस्पिटल में कहीं पड़ा रहेगा 4 साल के बाद टाइफाइड होके। देखे हो या नहीं देखे हो ऐसे बच्चे को गाँव में? हाँ, होते रहता है। पॉटी हो रहा है, कपड़ा गंदा है, ले जा रहा है हॉस्पिटल, क्या हो गया भाई? टाइफाइड हो गया। तो टाइफाइड कैसे होता है? गंदा पानी पीने से होता है, नॉन हाइजेनिक कंडीशन, गंदा संदा कुछ खिला दिया। 50% इंडिया में न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी का प्रॉब्लम, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम।
मैंने तो कहा मैं खुद उसका शिकार हूँ, खड़ा होता हूँ चक्कर आने लगता है। अब संभलना होगा, लोगों को संभलना होगा। इतने कम एज में न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी से अब कैसे, अब पढ़ाऊँगा नहीं तो पैसा दोगे तुम लोग? कितना छुट्टी करूँगा? ऐसे कल छुट्टी है? अरे नहीं, मजाक कर। देख रहा था उन लोगों का रिएक्शन, देख रहा था। फिफ्टी 50% प्रॉब्लम इंडिया में न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी का है। इसको वेटेज देना है, सिलेबस को समझना है। इसके लिए सरकार जितने सारे प्रयास कर रही है उसको चिन्हित करके दिमाग में रखना है, नोट्स में ध्यान देना है पढ़ते समय कि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी कोई चीज़ होती है। 1952 से ही फूड सिक्योरिटी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी ग्लोबलाइजेशन के बाद, इवन कि 2005 के बाद हमारी सरकार न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए अलर्ट होती है। यह भी आयरनी है देश का, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन और इसके बाद भी एक वेलफेयर स्टेट अपने लोगों को न्यूट्रिएंट प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं दे पा रही। वो तो भला मानो बाबा रामदेव का, जिसने बताया कि तुम लोग सही डाइट नहीं ले रहे हो। जौ, रागी ये सब फिर से वो बताना शुरू किया, थोड़ा सा अलर्टनेस आया। नहीं तो पहले लोग, ये हम लोग जो अभी काम कर रहे हैं ये अमेरिका में आज से 60-70 साल पहले हो गया था। फ्राइड चीज़ें हम लोग खाते रहते हैं ना। आप देखें कि इंडिया में हार्ट डिजीजेस की संख्या कितने बढ़ रहे हैं। राइस उधर कोई नहीं खाता, यहाँ हम लोग, जब तक बिहारी और झारखंडी राइस नहीं खाएगा दोपहर में तो उसको नींद ही नहीं आएगा। यहाँ तो तीनों टाइम राइस खाता है ना झारखंड में, बिहारी लोग दोपहर में खाता है। चावल मुख्य कंपोनेंट है, जबकि चावल आपके लिए सबसे लेना चाहिए, प्रॉपर थोड़ा मोड़ा लेना चाहिए, लेकिन उतना नहीं। तो एक ये है फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। यहाँ पर आपने न्यूट्रिशन का महत्व समझा कि सिलेबस का यह भी एक कंपोनेंट है, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। अब इसमें लिख रहा है ट्रेंड्स एंड प्रोडक्शन, ट्रेंड्स एंड प्रोडक्शन इन इंडिया। भारत में क्या स्तर है, लेवल है फूड सिक्योरिटी का? कितने लोग भूख से मर रहे हैं, कितना पैदावार हो रहा है, ये सब का डाटा अलग से मेंस में नहीं पूछेगा, लेकिन इंट्रोडक्शन के काम में आएगा। ट्रेंड्स और प्रोडक्शन कि क्या चलन है, किस तरह का लेवल है हमारा फूड सिक्योरिटी का, उसके लिए कुछ डाटा, नेसेसरी डाटा। और प्रोडक्शन, इंडिया में फूड अवेलेबिलिटी भी तो होनी चाहिए ना फूड सिक्योरिटी के लिए। खाद्यान्न होगा तभी तो सुरक्षा होगी, इसलिए प्रोडक्शन का लेवल। समझ रहे हैं बात को कि जितना भी गेहूं का उत्पादन है, दाल का उत्पादन है, चावल का उत्पादन है, ये तो पीटी के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि ट्रेंड से पूछता है। देखिएगा फूड प्रोडक्शन के ट्रेंड से क्वेश्चन पीटी में बहुत बार पूछता है। वीट यूपी पीसीएस वगैरह में बहुत पूछता है, झारखंड में भी पूछ सकता है, क्योंकि स्टैंडर्ड लगभग पीसीएस का सबका एक ही हो जाता है। तो फूड प्रोडक्शन का ट्रेंड पीटी में भी आपको पूछ सकता है कि कितना मिलियन टन व्हीट हुआ है इस साल, है ना, पिछले साल से कितना ज़्यादा हुआ है, कितना दाल हुआ है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट। तो ये डाटा आपको इंट्रोडक्शन में क्वेश्चन के हिसाब से देने में काम आएगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी क्वेश्चन आया उसमें पूरा ये सब डाटा देने लगे। हो सकता है कि क्वेश्चन का डिमांड हो वहाँ पर वो डाटा, ट्रेंड्स के बारे में पूछ रहा हो, प्रोडक्शन के बारे में पूछ रहा हो। उसके बाद है आपके सिलेबस में प्रॉब्लम्स ऑफ फूड सिक्योरिटी, प्रॉब्लम्स ऑफ फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा का प्रॉब्लम। और लिखा है इशू ऑफ स्टोरेज, मतलब इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है कि क्या प्रॉब्लम है। भंडारण की समस्या, प्रोक्योरमेंट, उसको खरीद कर रखने में क्या समस्या है, प्रोक्योरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, और उसको बांटने में क्या समस्या है, वितरण करने में क्या समस्या है। तो खाद्यान्न सुरक्षा में सरकार पहले से अगर कहीं से अनाज खरीदती है तो उसका भंडारण करती है,
भंडारण करने के बाद पहले उसको प्रोक्योर करती है, सरकार कहीं से खरीदती है और उसको फिर क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, वितरण करती है। तो तीनों में कहीं ना कहीं समस्या है, उस समस्या को हमें जानना है। क्लियर? उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट, प्रॉब्लम्स ऑफ फूड सिक्योरिटी, प्रोक्योरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। यह क्यों लिखा है यहाँ पर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट? कभी कभी जब खाद्य सुरक्षा में कमी आ जाती है तो हम लोग कुछ एक्सपोर्ट को रोक देते हैं और कुछ इंपोर्ट करने लगते हैं। देखिएगा कि चीनी सरकार मंगवा रही है, कभी दलहन मंगवाती है, कभी कमी हो जाती है इन सब चीज़ों। और मिड डे मील वगैरह में अब दाल वाल देना अनिवार्य हो गया है, तो सरकार के पास रहेगा नहीं तो देगा क्यों? तो फूड सिक्योरिटी में उन जैसे आइटम्स का जिसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना रहता है उसको भी थोड़ा सा देख लिया जाए कि कौन सा आइटम फूड सिक्योरिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है जिसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। इसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज़, स्कीम्स एंड प्रोग्राम और फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड गवर्नमेंट के जो भी कार्यक्रम हैं, प्रोग्राम्स, जैसे पीडीएस के बारे में जानना है, अलग से दिया हुआ है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स के बारे में और मिड डे मील के बारे में, मिड डे मील के बारे में। इसके अलावा और भी बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स हैं। आप ये नहीं सोचिए कि यही करना है, उसके साथ बहुत कुछ करना हो सकता है। ठीक है? इसके साथ ही झारखंड का डी सेक्शन में सिलेबस देखिएगा, वहाँ भी फूड सिक्योरिटी का टॉपिक है। तो झारखंड सरकार आपकी क्या क्या कर रही है वह भी इसमें हम लोगों को शामिल करना है। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है 20, ग्रुप बी का 20, वह है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, जो पहला आपका टॉपिक था यहाँ पर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। तो 20वां जो टॉपिक है वो यही है कि सरकार ने इसके लिए क्या क्या पॉलिसीज़ बनाया है, क्या क्या इसके लिए नीतियाँ। दोनों टॉपिक को अलग देने का मतलब है कि इस पहले टॉपिक में आपको गवर्नमेंट का फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी का स्ट्रक्चर को समझना है, वो फंक्शन कैसे कर रहा है उसको समझना है, कि सरकार का खाद्य सुरक्षा का तंत्र कैसे काम कर रहा है, सरकार का पोषण सुरक्षा तंत्र कैसे काम कर रहा है, उसकी कमियां क्या हैं, उसमें और क्या सुधार हो सकते हैं। तो पहला टॉपिक डिमांड कर रहा है किस चीज़ का, स्ट्रक्चर का, और दूसरा टॉपिक सरकार के प्रयास। क्लियर हुआ सिलेबस? तो चूंकि यह डी सेक्शन में भी है, तो डी सेक्शन में जो भारत के लिए आपसे यहाँ पूछ सकता है वो झारखंड के लिए पूछ सकता है, उसको इसी तरह प्रिपेयर करना है। उसको हम अलग से चर्चा करेंगे झारखंड वाले में, डी सेक्शन में। ठीक है? चलिए अभी हम लोग मैकेनिज्म समझते हैं फूड सिक्योरिटी का। स्ट्रक्चर मतलब खाद्यान्न सुरक्षा। क्वेश्चन कैसा कैसा आ सकता है इसमें, अविनाश जी बताइए। प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा, पॉपुलेशन, और कुछ क्वेश्चन बोलो। दो ही कंपोनेंट है यहाँ पर, दो टॉपिक है। जैसे ये तो सीधा सीधा दिख रहा है कि खाद्य सुरक्षा का समस्या, खाद्य सुरक्षा, खाद्य इसमें सरकार के प्रयास, ये तो साफ दिख रहा है। ये तो पूछेगा ही पूछेगा फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी में समस्याएं क्या क्या हैं, सरकार इसके लिए क्या क्या कर रही है। ठीक है? इसमें अप्लाइड पार्ट जो है वह इसको कैसे और बेहतर बना सकते हैं, इसके लिए और क्या क्या किए जा सकते हैं, सरकार कितना सक्षम हो पाई, इस तरह का क्वेश्चन के लिए तैयार रहिएगा। क्योंकि आज भारत नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पास कर दिया और पूरे भारत को वो खाद्यान्न सुरक्षा मुहैया कराने का वादा कर दिया, तो कहीं हम अंधेरी गलियों में तो नहीं जा रहे। कितना बड़ा ये रिजोल्यूशन है, समझ में आ रहा है? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, पहले और अब में क्या अंतर है कि पहले अगर आपको पीडीएस से राशन मिलता था
तो आप साइकिल लेके झोला लेके जाते थे राशन शॉप पे, तो वो कहता था खत्म हो गया, बट गया, जाओ। मना कर दिया, आपका हाथ खाली, झोला खाली, आप लड़ नहीं सकते थे। आज की डेट में आप फूड सिक्योरिटी के लिए लड़ सकते हैं कि भाई ये कानून है मेरे लिए। क्या बन गया अब? कानून। पहले और अब में यही अंतर है। पहले के जितने खाद्यान्न सुरक्षा के कार्यक्रम चलते थे उसमें और अब में यही अंतर है कि पहले कार्यक्रम था और अब क्या है? कानून। बहुत अंतर आ गया। NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, और पहले जो भी कार्यक्रम होता था वह क्या होता था? प्रोग्राम, कार्यक्रम। जैसे आप लोग क्या कहते हैं, भंडारा में जाते हैं, दोना लेके खड़े हैं, संजोग से खाली हो गया, मतलब आपका नंबर आया तो आपको भंडारा का खिचड़ी नहीं मिला, तो आप कहते हैं कि सबको दिया तो हमें भी दो, या मुंह लटका के फिर वापस आना पड़ता है? आना पड़ता है क्या? ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ? तो ऐसे ऐसे बहुत कर रही है। अब इन लोगों के साथ हुआ होगा, मैं समझ सकता, तुम्हारे साथ नहीं हुआ होगा। सूरज के साथ हुआ होगा, मारेंगे थप्पड़, हमारे साथ हुआ। कब? कहाँ? मारे? अरे वो तो शादी में हुआ था ना जी, भंडारा में थोड़ा ही हुआ था। अब हजारीबाग का सारा स्टूडेंट पहुंच जाएगा किसी के शादी में खाने, तो बेचारा क्या करे? भंडारा पार्क में एक पार्टी था, सब ये लोग 6-6 दिन से भूखा था, जाके खा गया, 8:30 बजे उसका राशन पानी सारा खत्म। तो वो तो एक अलग बात हो गई, वो तो अलग बात हो गई। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, पहले और अब में क्या अंतर आ गया है? अब कानून बन गया है। तो यू कैन डिमांड, आप अपने सरकार से डिमांड करने की मुझे मैं आज भूखा हूं, मुझे खाना दो। आपकी सरकार, चले जाइए थाना, नहीं खाना खाएं, कंप्लेन कीजिए सरकार के अगेंस्ट में, आपको खाना देगा, रो रो के देगा, थाना वाला खिला के आपको भेज देगा, कहेगा कि छोड़ो FIR मत करो। कानून बन गया है अब। तो पहले और अब में यही अंतर है। तो इसमें सवाल पूछेगा या नहीं पूछेगा? जैसे मैंने कहा कि अंधेरी गली में तो नहीं चलेगा, ये सस्टेनेबल है क्या? यह सतत है? इतना बड़ा भारत देश, मोस्ट पॉपुलस कंट्री, चाइना को पीछे छोड़ दिए, हो सकता है यही पूछ ले कि जहां हमारा पॉपुलेशन इतना दिन दुना रात चौगुना प्रगति कर रहा है, क्या ये फूड सिक्योरिटी लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल है? अप्लाइड पार्ट आ गया ये फूड सिक्योरिटी का। अप्लाइड पार्ट में एक पार्ट और आ रहा है जिसका पिछले कुछ दिनों में चर्चा चल रहा था कि जो मजदूर झारखंड का है, पंजाब हरियाणा में काम कर रहा है और राशन कार्ड यहाँ बना हुआ है और उसको वहाँ राशन नहीं मिल पा रहा है, तो राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी, राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी, कि झारखंड का मजदूर है और पंजाब में जब वो मजदूरी करने गया तो उसी राशन कार्ड से, जो झारखंड का राशन कार्ड है, उसी राशन कार्ड से उसको पंजाब में भी राशन मिल जाए। पंजाब की गवर्नमेंट उससे एक उसका राशन कार्ड का कॉपी का जेरोक्स ले ले, उसको कितना राशन दिया है उसका प्रमाण ले ले, यहाँ की सरकार को भेज दे, सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ से उसको राशन रिलीज कर देगी कि झारखंड के इतने लोगों को तुमने पंजाब में राशन दिया है, तो लो जो झारखंड का राशन इतना जाता था, लो सीधे वो कहाँ चला जाएगा? एक ये इशू है अप्लाइड पार्ट में, कि जो अनरिजॉल्व है, जो बाकी है, जो होना है, इसमें अभी बहुत काम किया जाना है। बहुत स्टेट्स एग्री नहीं हो रहे हैं कि हम दूसरे का टेंशन क्यों लें। आया है मजदूर, खाएगा जाएगा, कमाएगा खाएगा जाएगा, हम क्यों उसका राशन बांटें? क्योंकि मैकेनाइजेशन उसके पास नहीं है, मैन पावर है, मैकेनाइजेशन नहीं है। वो सोच रहा है कैसे हम संभालेंगे इतना इतना मजदूर को। मतलब उसको लोग लग रहा है कि कहीं 4 साल सेंट्रल गवर्नमेंट मदद किया और पता नहीं जैसे GST में हाथ खींचा था वैसे ही फिर राशन भेजना बंद कर दे, तो इन लोगों को तो हम ही को ढोना पड़ेगा। कुछ ऐसा अप्रीहेंशन है, ऐसा जेन्युइन नहीं, लेकिन बहुत स्टेट गवर्नमेंट्स एग्री नहीं है। तो इसका पूरा एस्पेक्ट समझे, खाद्यान्न सुरक्षा।
तो अप्लाइड पार्ट इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग कहीं का किसी का नोट्स वोट्स देख रहे होंगे तो वो देखेंगे कि खाली खाद्यान्न सुरक्षा जो भी है वो एज इट इज़ लिखा हुआ है, लेकिन इसमें क्वेश्चन अप्लाइड ज़्यादा आ सकता है। कोई न्यूट्रिशन को छोड़ देगा, कोई सस्टेनेबिलिटी को छोड़ देगा। इसमें फूड सिक्योरिटी सस्टेनेबल है या नहीं, सतत है या नहीं, इतने लोगों को क्या भारत खाना खिला पाएगा, ये सब सवाल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जबकि आज भारत में 1.5 लाख करोड़ लगभग फूड सब्सिडी जो है वो क्रॉस कर रहा है। तो 1.5 लाख करोड़ अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएं, बीइंग ए वेलफेयर स्टेट खिलाना है, यह भी नहीं मना कर सकते कि नहीं खिलाना है, लेकिन उसकी कोई तो मात्रा होगी, कोई तो उसमें सस्टेनेबल पार्ट होगा। गेटिंग और नॉट? तो ये सारा इसका डायमेंशन है। अब हम लोग शुरुआत करते हैं फूड सिक्योरिटी का। तो कहते हैं क्या कि फूड सिक्योरिटी का जो फर्स्ट एस्पेक्ट है, पहला जो इसका पहलू है वह है फूड अवेलेबिलिटी। क्या है? फूड अवेलेबिलिटी, खाद्यान्न उपलब्धता इसको कहते हैं। हिंदी माध्यम पहला पहलू, खाद्यान्न सुरक्षा का पहला पहलू क्या है? खाद्यान्न उपलब्धता, फूड अवेलेबिलिटी। भाई पहले होगा तब तो बांटेंगे, पहले होगा तभी तो देखेंगे, किसी और को देंगे। तो फूड सिक्योरिटी देने से पहले सरकार यही सोचेगी ना कि उसके पास खाद्यान्न है या नहीं। तो फूड सिक्योरिटी के लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आपके पास खाद्यान्न होने चाहिए। तो बताओ, खाद्यान्न है भारत के पास संदीप? फूड अवेलेबिलिटी है, डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है। फूड अवेलेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम है? पक्का सोच लो। क्या? और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोले, और कुछ बोलो इसमें। फूड अवेलेबिलिटी में कोई और प्रॉब्लम? हाँ, ये तो समझ गए। और इसके अलावा ये बहुत वैलिड पॉइंट है, और कुछ बोलो इसके अलावा। और फूड अवेलेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम? चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी कंसीडर करते हैं। एक और कोई पॉइंट बता दीजिए। स्टोरेज नहीं है, न्यूट्रिएंट का कमी है ना? मतलब चावल गेहूं तो है लेकिन और चीज़ें नहीं। और क्या? हाँ, वाह जी वाह, देखो शशि भैया ने पकड़ लिया बात। प्रोडक्टिविटी कम है। जो चैलेंज है फूड अवेलेबिलिटी का, उसमें इश्यू यही है कि जिस तरह से आपका पॉपुलेशन है, ज्योमेट्रिक वे में बढ़ रहा है। आपका पॉपुलेशन कैसे बढ़ता है? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। खाद्यान्न कैसे बढ़ रहा है? 1 2 3 4। कितना भी गोबर दे दो इसी स्पीड से बढ़ेगा, कोई उसकी सीमा है ना। इसका मतलब पहला एस्पेक्ट है खाद्यान्न उपलब्धता। अगर इसके बैकग्राउंड में जाओगे तो भारत शुरुआत में फूड इनसफिशिएंट था। क्या था? फूड इनसफिशिएंट, खाद्यान्न अपर्याप्तता था भारत को। खाद्यान्न अपर्याप्तता, खाद्यान्न भारत के पास नहीं था। ये 1960-65 का ज़माना था, जब लाल बहादुर शास्त्री जय किसान जय जवान जय किसान का नारा लगा रहे थे। लोगों को आह्वान किए कि एक पेट भूखे रहो। उस समय का ये ज़माना था। उस समय हम लोग PL 480 के तहत गेहूं का इंपोर्ट करते थे अमेरिका से। और जब पाकिस्तान से हम लोगों की लड़ाई चल रही थी 65 की, तो अमेरिका ने धमकी दिया और कहा कि ये जो गेहूं आयात तुम कर रहे हो, इसको हम लोग बैन कर देंगे, नहीं तो लड़ाई बंद करो। तब लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि हम एक पेट भूखा रहेंगे लेकिन लड़ाई करेंगे। और तभी जय जवान जय किसान का नारा दिया था और लाहौर तक हम लोग जीत लिए थे। लेकिन हमारे ऊपर खतरा उस समय मंडरा रहा था कि अगर ये खाद्यान्न बंद कर देगा तो हम खाएंगे कहाँ से। मतलब आपके पास गेहूं नहीं था खाने के लिए। जो अभी पाकिस्तान की हालत है ना,
वही इंडिया की हालत थी 1965। फूड इनसफिशिएंट कंट्री। लेकिन इस समस्या से बाहर निकलकर हम लोग फूड सफिशिएंट इकोनॉमी बन गए, खाद्यान्न पर्याप्तता की स्थिति में आ गए, खाद्यान्न पर्याप्तता की स्थिति में आ गए। और यह हुआ कैसे? तो यह हुआ ग्रीन रिवॉल्यूशंस। HYV सीड्स को हमने अपनाया, हाई यील्ड वेराइटी सीड्स को अपनाया, और गेहूं और चावल का प्रोडक्शन हमने 4 गुना बढ़ा लिया। हाँ, पूरे राज्यों में नहीं बढ़ा, कुछ राज्यों में बढ़ा, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, गंगानगर ऐसे जगहों में बढ़ा, राजस्थान के कुछ हिस्सों में बढ़ा, लेकिन उसका असर हुआ पूरे भारतवर्ष में। और गेहूं और चावल के मामले में हम क्या हो गए? सफिशिएंट हो गए, फूड सफिशिएंट हम लोग हो गए। हाँ, ये बात अभी ज़रूर है कि यहाँ पर जैसे जैसे लोग चावल और गेहूं उगाने लगे, वैसे वैसे हम लोगों ने मोटा अनाज उगाना बंद कर दिया। आपके सरकार के द्वारा मोटे अनाज के प्रोडक्शन के लिए स्पेशल प्रोत्साहन स्कीम चलाया जा रहा है, आपको पता है? स्पेशल प्रोत्साहन स्कीम। अभी मेरा एक स्टूडेंट लेके आया था मड़ुआ का आटा। क्या जी मंटू? आए हाय, मस्त रोटी बनती है उसकी, और पेट भी एकदम बढ़िया साफ हो जाता है, नहीं मंटू? तुम लोग खाए हो मड़ुआ का आटा रोटी? रोज खाते हो क्या जी? अब ये सोच रहा होगा कि मास्टर कहीं मंगवा न ले एक आध बोरा। अब सब चुप हो जाएगा कि कभी कभी खाएं हैं सर या नहीं खाएं। महंगा मिलता है, कोई बात नहीं, मेरा तो इस सीजन का काम चल गया। अब अगला सीजन किसी को पकड़ेंगे। सफिशिएंट मड़ुआ का आटा आ गया है मेरे पास। स्पेशल सरकार, इसमें जो समस्या है वह क्या क्या आ गया यहाँ पर? समस्या यह है कि मोटे अनाज यहाँ पर लोग उगाना बंद। तो चावल गेहूं से पेट तो भर जाएगा, लेकिन पोषण कहाँ से मिलेगा? इसका मतलब आपका फूड सिक्योरिटी हो गया, लेकिन न्यूट्रिएंट सिक्योरिटी आपका पूरा। तो सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर न्यूट्रिएंट सिक्योरिटी की डेफिशिएंसी हो गई है, इसलिए सरकार मोटे अनाज के प्रोत्साहन के लिए काम यहाँ पर कर रही है। तो वो स्कीम्स है, अलग से पढ़ना है ना स्कीम्स, उसमें एक स्कीम पढ़ेंगे, मेंस के आंसर राइटिंग में देखेंगे, जहाँ ज़रूरत पड़ा वहाँ इसको लिखेंगे। क्लियर है? तो एक यहाँ पर प्रोत्साहन स्कीम हम लोगों को मिल गया कि सरकार जो है स्पेशल इंसेंटिव दे रही है मोटे अनाज के लिए, लोगों को प्रोत्साहन दे रही है कि भाई जौ, बाजरा, रागी ये सब भी उपजाया करो, नहीं तो चावल से होगा डायबिटीज, पेट निकल जाएगा। आप देखेंगे ना, दिल्ली में लोग MP गेहूं का आटा खाते हैं, पंजाब गेहूं का आटा नहीं खाते हैं। पंजाब वाले ने क्या किया कि भर भर के पेस्टिसाइड दे दिया। अब वो गेहूं का जो आटा है वो मज़ा नहीं आता है खाने में। और दिल्ली वाले होते हैं टेस्ट के शौकीन, और वहीं MP गेहूं का आटा खाइएगा तो बड़ा टेस्टी लगता है। तो पैदावार उसका कम है तो वो महंगा मिलता है, और पंजाब गेहूं थोड़ा सस्ता मिलता है। तो आप लोग जब बाज़ार जाइएगा तो MP गेहूं खरीद के आटा खाइएगा। देखिए, ऐसे झारखंड में तो आप लोग का फिर भी ठीक होगा, यहाँ अगर आपको आटा लोकल मिलता होगा तो वो बढ़िया आटा मिलता होगा। लेकिन आशीर्वाद का खाओगे तो वो आशीर्वाद में वही पंजाब गेहूं ही मिलता है। जोर से बोलो। क्या? अच्छा, आशीर्वाद वाला बताता है, तो उसमें भी वैरायटी होती है। आशीर्वाद सेलेक्ट होता है, आशीर्वाद सेलेक्ट होता है, उसको पीली कलर की पॉलिथीन में आता है, वो महंगा मिलता है। तभी इतना विराट कोहली के जैसा ही जीरो फैट में है, नहीं जी? हाँ, खूब मजा आता है इन लोगों को। अच्छा, यहाँ तक समझ गया? आगे बढ़ें। तो यहाँ पर पहले एस्पेक्ट में फूड न्यूट्रिएंट्स की प्रॉब्लम दिखी, जिसको सरकार प्रोत्साहन करने की कोशिश कर रही है। उसके बाद फूड सफिशिएंसी हो गई, लेकिन यहाँ समस्या क्या आ रही है
कि ये चावल गेहूं वाला भी फूड सफिशिएंसी कब तक मेंटेन रहेगा, क्योंकि यहाँ तो उत्पादन होते जा रहा है, दिन दुना रात चौगुना। चाइना से भी अब चंद्रमा उन्द्रमा एलियन कोई होगा, उससे भी अब कंपटीशन चलेगा पॉपुलेशन बढ़ाने का। खुश हो ना, फर्स्ट कहीं तो किए, तो मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन गए, तो खाना पीना तो जरूरी है। तो ये फूड सफिशिएंसी पे संकट दिख रहा है भाई। जितने राम गोपाल चुन्नू वर्मा पैदा कर रहे हो, ये खाएंगे कहाँ? ठीक है, हम तुम्हारा बात सुन लिए, करो बदतमीजी नहीं, थोड़ा कम, थोड़ा करो बदतमीजी कम, बदमाश कहीं का। जो हुक्म मेरे आका। एसी चालू कराया जाए। तो फूड सफिशिएंसी खतरे में पड़ गई है। फूड सफिशिएंसी के लिए अब क्या चाहिए कि आपकी यहाँ पर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी होगी। यू नीड टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या है? उत्पादकता। क्या है उत्पादकता? पर एकरेज प्रोडक्शन। पर एकरेज प्रोडक्शन, प्रति हेक्टेयर उपज, प्रति हेक्टेयर उपज। खाद्यान्न पर्याप्तता तभी बनी रहेगी जब आपकी उत्पादकता का लेवल बढ़ा रहेगा। उत्पादकता यानी प्रति एकड़ उपज। तो अब गवर्नमेंट का ध्यान इस तरफ भी है कि हमारा प्रति एकड़ उपज बढ़े, प्रति एकड़ उपज बढ़े। तो इसके लिए यहाँ तो आपने उत्पादकता बढ़ाने के लिए जो 65 में हाल था, तो उससे निकलने के लिए आपने यहाँ क्या किया था? ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन तो अभी भी चल ही रहा है, HYV सीड्स तो यूज़ कर ही रहे हैं। तो इस प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? इस प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए अभी आप देख रहे होंगे कि सरकार क्या कह रही है? डबलिंग फार्मर्स इनकम। किसानों की आय को क्या करना है? दुगना करना है। तो दुगना कैसे करना है? प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर। तो कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है? प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है सेकेंड जनरेशन ग्रीन रिफॉर्म। सेकेंड जनरेशन ग्रीन रिफॉर्म, द्वितीय पीढ़ी का हरित क्रांति। एक बार फिर से हरित क्रांति को करना होगा, क्योंकि हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन, एवरग्रीन रिवॉल्यूशन, सदाबहार क्रांति, हरित क्रांति, सदाबहार क्रांति कर लिया। उससे खाद्यान्न पर्याप्तता प्राप्त कर लिया। और अब जो नए ज़माने में जो चैलेंज आ रहा है कि ये खाद्यान्न पर्याप्तता, फूड सफिशिएंसी कैसे मेंटेन रहे, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं, तो उसके लिए वी नीड टू इंट्रोड्यूस सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म। हमें द्वितीय पीढ़ी का हरित क्रांति करना होगा। और यह ऐसा नहीं होगा कि गेहूं का बढ़ा दिए, चावल का बढ़ा दिए। ये कैसे होगा? तो वी नीड रेगुलर सॉर्ट्स ऑफ रिफॉर्म। वी नीड रेगुलर सॉर्ट्स ऑफ रिफॉर्म। शॉर्ट्स तो समझता है ना, बादशाह भाई तो आ ही नहीं रहा है, समझने वाला तो बचा ही नहीं, आनंद फिर समझेगा। शॉर्ट समझता है ना? हाँ हाँ, अरे तुम तो बहुत आगे जाएगा मेरे भाई, बहुत आगे जाएगा। रेगुलर शॉर्ट्स ऑफ रिफॉर्म वी नीड। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? नित्य प्रतिदिन नए सुधार। नित्य प्रतिदिन नए सुधार। अब नित्य प्रतिदिन नए सुधार कर रहा है सरकार या नहीं कर रहा है? कह रहा है कि लो सॉइल हेल्थ कार्ड ले आए तुम्हारे लिए, लो नीम कोटेड यूरिया ले आए, लो मेड़ पे पेड़ ले आए, लो किसान क्रेडिट कार्ड ले आए। इसी तरह बहुत सारे। आप देखिए कि आज की डेट में सरकार का सबसे ज़्यादा ध्यान कहीं है अगर तो एग्रीकल्चर पे। इसमें कितने सारे सुधार शामिल कर लीजिए, ये सभी जो हैं रेगुलर सॉर्ट्स ऑफ रिफॉर्म हैं। नित्य प्रतिदिन नए नए सुधार कृषि के लिए आरोपित किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उद्देश्य यही है कि किसी तरह उत्पादकता बढ़े,
किसी तरह प्रोडक्टिविटी बढ़े। और वो क्यों ज़रूरी है? खाद्यान्न सुरक्षा के लिए। क्लियर हुआ? अभी तक हम लोगों ने खाद्यान्न सुरक्षा के पहले भाग को स्टार्ट किया और वहाँ फूड सफिशिएंसी को लेकर आगे बढ़े कि हमारे देश में खाद्यान्न पर्याप्तता है या नहीं। देखा क्या कि पहले खाद्यान्न पर्याप्तता नहीं थी। 60-65 में हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन किया, अपने आप को फूड सफिशिएंट बनाया, लेकिन समस्या न्यूट्रिएंट सिक्योरिटी की आज तक रह गई कि हम लोगों ने खाद्यान्न पर्याप्तता तो प्राप्त की, लेकिन पोषण की तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद खाद्यान्न पर्याप्तता बनी रहे तो इसके लिए हमने प्रोडक्टिविटी को पकड़ा कि किसी तरह प्रोडक्टिविटी हमारी मेंटेन रहे, क्योंकि बढ़ते हुए जनसंख्या के साथ जो ज्यामितीय ढंग से बढ़ रहा है और हमारा जो फूड प्रोडक्शन है वो अंक गणितीय ढंग से, अर्थमेटिक ढंग से बढ़ रहा है, तो वी नीड टू मेंटेन अवर प्रोडक्टिविटी। हमें अपनी उत्पादकता को मेंटेन रखनी होगी। और इसीलिए अब बात किस चीज़ की चल रही है? तो किसी भी तरह उत्पादकता को बढ़ाने के लिए द्वितीय पीढ़ी का हरित क्रांति। तो यह संभव कैसे होगा? तो यह कृषि में नित्य प्रतिदिन नए सुधारों को शामिल करके यह संभव होगा। तो जितने सारे स्कीम्स हैं ये सब स्कीम्स हो गए, सब उत्पादकता बढ़ाने के लिए है। खाद्यान्न सुरक्षा में वो सारे स्कीम्स आएंगे जो डबलिंग फार्मर्स इनकम में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए है। वो सारा प्रयास आपके खाद्यान्न सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। क्लियर है? क्लियर है या नहीं? इसके बाद पहले एस्पेक्ट में एक और समस्या है जो आनंद ने बतलाया, वह समस्या है स्टोरेज का, भंडारण का। सरकार भंडारण करती है, गोदाम में गेहूं और चावल, अनाज का, दाल का भंडारण करती है और किसानों से वह प्रोडक्ट MSP पर खरीदती है। MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एग्रीकल्चर में पढ़ चुके हैं क्या होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस? एट दिस प्राइस गवर्नमेंट सेज टू फार्मर, प्रोड्यूस वॉट एवर यू वांट टू प्रोड्यूस, इफ नो वन विल परचेज वी विल परचेज फ्रॉम। गारंटी देता है, एश्योरेंस देता है। इट्स ए गारंटी प्राइस, एश्योर्ड प्राइस सरकार की तरफ से कि तुम उत्पादन करो, तुमसे कोई नहीं खरीदेगा तो सरकार खरीदेगी। किसान खुश कि सरकार खरीदेगी। और किसान क्या करता है? गेहूं और चावल उपजाना शुरू कर देता है। उसको डर रहता है कि अगर हम ड्रैगन फ्रूट उपजाएंगे तो पता नहीं वो कोई लेगा या नहीं लेगा, या कहीं मौसम प्रतिकूल हो गया, क्लाइमेट एडवर्स हो गया तो पता नहीं कि कोई वो मेरा फसल सही चलेगा या नहीं चलेगा। स्ट्रॉबेरी लगाएंगे, कहीं एडवर्स क्लाइमेट कंडीशन में वो खराब ना हो जाए। तो ये सब ध्यान रख के किसान सरकार की बात का ध्यान रखता है, सोचता है कि चलो कुछ नहीं होगा, चावल गेहूं कुछ तो निकाल ही लेंगे, तो वो सेफ साइड में जाने लगता है और मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लालच में वो चावल और गेहूं की ही खेती करता है। वह रिस्क और चीज़ों की खेती में नहीं लेता है, जिसकी वजह से भी फूड सिक्योरिटी को खतरा है। न्यूट्रिएंट सिक्योरिटी हैम्पर हुआ या नहीं? अरे एक से एक चीज़ है दुनिया में, लगाओ खाओ, लेकिन यहाँ पर चावल गेहूं। इसीलिए न्यूट्रिएंट की चीज़ें जो है वह बाज़ार में काफ़ी महंगी मिल रही हैं। और ड्रैगन फ्रूट खाओ तो एक मिलेगा 100 रुपये का। दिल्ली में ड्रैगन फ्रूट ठेले पर लेके घूमेंगे और तुम कहोगे तो बड़े अच्छे से उसको काटेगा और ऐसे करके प्लेट में देगा, हल्का सा चाट मसाला लगा के, 100 रुपये का एक ड्रैगन फ्रूट। ब्राउन राइस, ऑर्गेनिक फूड ऐसे डब्बे में सजा सजा के मॉल में रखा रहेगा, लगेगा सोना रखा हुआ है। 600 रुपये किलो, 450 रुपये किलो ब्राउन राइस। और दिल्ली में अभी ज़्यादा मार्केटिंग हो रही है इन सब चीज़ों की। रांची वगैरह में भी होता होगा, मॉल वॉल में बिक रहा होगा, न्यूक्लियस मॉल वगैरह में। दिल्ली में जितने लोग जैसे ऑफिस जा रहे हैं, भाग भाग के, समय तो मिलता नहीं है उन्हें। जैसे ही बीपी बढ़ा, कुछ बढ़ा, शुगर बढ़ा, तो आ जाते हैं इन सब चीज़ों पे, न्यूट्रिएंट्स पे ध्यान देने लगते हैं। तो वो लोग इसको परचेज करते हैं, महंगा खरीद पाते हैं तो कर पाते हैं। लेकिन अल्टीमेटली आम लोगों का न्यूट्रिएंट सिक्योरिटी हैम्पर हो रहा है या नहीं?
तो वहाँ भी बतलाया था मैंने कि शायद इसी वजह से सरकार एमएसपी को क्या कर रही है, ख़त्म। फिर कौन बोल रहा है, कौन बोला ख़त्म, कमज़ोर कर रही है। सरकार क्या कर रही है, एमएसपी को ल्यूक्रेटिव नहीं बना रही है, इसका अट्रैक्शन ख़त्म कर रही है। अट्रैक्शन होगा तभी तो आओगे ना एमएसपी में बेचने के लिए, अट्रैक्शन ख़त्म कर रही है ताकि लोग और भी चीज़ों को उपजाएं, उससे न्यूट्रिएंट सिक्योरिटी भी मेंटेन रहेगा और उससे उनकी इनकम भी बढ़ेगी। तो सरकार ने यहाँ वादा कर दिया, किसान सेफ साइड चूज किया और यहाँ गेहूं चावल लेके सरकार के पास पहुंच गया कि लो जी हम आ गए, अब खरीद लो हमसे। 1 जुलाई को और 1 अक्टूबर को सरकार का टारगेट होता है कि 1 जुलाई के पास मेरे पास कम से कम 60 मिलियन टन भंडार रहे और अक्टूबर के पास 60 लिख दिए 40, और 1 अक्टूबर के पास सरकार यह सोचती है, सीजन का गैप है, सरकार को लगता है कि यहाँ पर हमें ज़्यादा राशन की ज़रूरत होगी। अक्टूबर में लगता है कि ठंडा में लोग कम खाएगा या जो भी रीजन हो उपज के हिसाब से। 1 अक्टूबर को 30 मिलियन टन भंडार में, इतना यह सोचता है कि मेरे पास 30 से 40 मिलियन टन का भंडार होना चाहिए कि किसी भी विपत्ति। भंडार किस लिए, आपको पीडीएस के थ्रू बांटने के लिए, आप लोग जो राशन लेते हो उसमें बांटने के लिए। और किस लिए सरकार भंडार करती है, कोई नेचुरल कैलमिटीज़ आ जाए उसमें आप लोगों को राशन देने के लिए, इसीलिए भंडारण करती है ना। तो सरकार का यह टारगेट रहता है कि उसको 30 से 40 मिलियन टन भंडारण करना है। अब जब ये किसान पहुंच गए सब अपना अपना ट्रैक्टर लेके, तो ये नॉर्मल किसी भी सीजन में ये 70-75 टन से भंडारण कम नहीं होता है। 70-75 मिलियन टन से भंडारण कम नहीं। तो चाहिए कितना, 40, आ गया ऑलमोस्ट दुगना। तो सरकार क्या करेगी, सरकार के पास तो भंडारण की व्यवस्था भी नहीं है। तो सरकार क्या करती है, बड़े बड़े त्रिपाल खरीदती है। सरकारी ऑफिसर आप लोगों की फिर चांदी हो जाती है, त्रिपाल खरीदा रहा है, आप लोग बिल फाड़ रहे हैं अपना। उसके बाद खेतों में गेहूं की बोरियां ऐसे करके रख दी जाती है, त्रिपाल ऊपर से ढक दिया जाता है। भंडारण हो गया, फिर बरसात तो होगा ही, बरसात हो गया और नहीं भी हुआ तो नीचे से पाइप लेके गेहूं भिंगा दिए और उसके बाद उसका फ़ोटो खींच के सरकार को भेज दिए कि भाई नीचे से गेहूं का 200 बोरा भीग गया। तो सरकार कहेगी कि ये तो ख़राब हो जाएगा। अगर कहेगी, चिंतित होगी, डीसी ज़्यादा चिंतित होगा, ज़्यादा एक्शन में रहेगा, तो कहेगा भाई ख़राब हो जाएगा, इसको ऑक्शन कर दो, इसको नीलाम कर दो। तो वही जिसने गेहूं में पानी पटाया था, जिसने सरकारी कर्मचारी से, उसी का साला लेता है कॉन्ट्रैक्ट, उसी का जीजा लेगा कॉन्ट्रैक्ट, और उस गेहूं की बुरी को आटा बनवा के या किसी भी तरह, या उसका डाइवर्जन हो जाता है। कैसे, तो जो पीडीएस में सरकार अच्छी गेहूं की बोरी दे रही है तो अच्छी वाला लेके बाजार में बेच देगा और वही भींगा वाला रखे रहेगा कहीं पे और पीडीएस से वो माल बदल लेगा। करप्शन का ये हालत, समझे। तो जब इतना इतना माल जमा हो जाएगा, ना तो आपके पास भंडारण का व्यवस्था है और ना ही आपका सिस्टम सही है। सरकार का मनसा सही है, प्रोग्राम सही है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर प्रॉब्लम। सरकार का एक अनुमान है कि 50 करोड़ लगभग इसमें वेस्टेज जाता है, 50 करोड़ का माल। $50 करोड़ या 50,000 करोड़, कम बोल रहे हैं, 50 करोड़, 50,000 करोड़। $50,000 करोड़ का वेस्टेज, 50,000 करोड़ का वेस्टेज। 50,000 करोड़ का क्या हो जाता है, वेस्टेज हो जाता है सालाना। तो खाद्यान्न सुरक्षा का पहला पहलू यहाँ पूरा हो गया, उत्पादन और बांटना, उत्पादन और भंडारण।
अभी हम लोग बांटना शुरू नहीं किए हैं, बांटने में तो और ज़्यादा करप्शन होगा। अभी हम लोग उत्पादन किए हैं और क्या किए हैं, भंडारण किए हैं। वहाँ तक का हमने मामला देखा कि किस तरह से आपका फूड सिक्योरिटी काम कर रहा है और कैसे यहाँ पर समस्याएं हैं। सॉल्यूशन क्या है भंडारण का? पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अगर सरकार के पास भंडारण नहीं है तो विश्वकर्मा भगवान है नहीं सरकार की, तुरंत बड़े बड़े भवन गोदाम बनवा ले, पूंजी भी नहीं है, तो सरकार पीपीपी के तहत भंडारण को ठेके पे दे सकती है, लीज पे दे सकती है कि आप इसका प्रॉपर भंडारण कीजिए। कुछ रेंट पर भंडारण हो जाएगा यार, 50,000 करोड़ तो वेस्ट होने से बच जाएगा तो भेज देना नेपाल, भेज देना अफगानिस्तान, पाकिस्तान भेज देना, फ्री में दे देना 1 ट्रेन, उसको खाते रहेगा गेहूं बैठ के। इस तरह से खाद्यान्न सुरक्षा का पहला पहलू आपका पूरा हुआ। क्लियर है? चलिए अब खाद्यान्न सुरक्षा का दूसरे पहलू में हम लोग चलते हैं। सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ फूड सिक्योरिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण। सेकेंड एस्पेक्ट क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण। अब खाद्यान्न पर्याप्तता हो गया, भंडार में बहुत ज़्यादा खाद्यान्न भरा हुआ है, प्रॉब्लम अभी चलो उसको थोड़ा दूर हटा देते हैं, मैनेज होते रहेगा अपना। न्यूट्रिएंट सिक्योरिटी थोड़ा ले लेते हैं हम। अरे चाय भी छूट गया यार मेरा, ले ठंडा हो गया। नज़र मत लगाओ, चक्कर आ रहा है। महुआ, अब कोई भी मत कह देना कि मास्टर महुआ पी लिया क्लास महुआ के जैसा ही लग रहा था रजिया। हरिया। सेकेंड एस्पेक्ट क्या है हमारा? डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण। पर्याप्तता हो गई, खाद्यान्न के भंडार इकट्ठे हो गए, उसमें जो चूहा खा जाता है, जो पानी में भीग जाता है, वो अलग मामला है, वो रहने दो। अब हम मान लिए कि हमारे पास भंडारण हो गया। इसमें छोटी सी बात यह है कि कैसे बंटता है, उसका एक सिस्टम है। जो प्रोक्योरमेंट होता है वह एमएसपी दिया जाता है, सरकार प्रोक्योरमेंट करती है तो कहती है ना कि हम इस प्राइस पे खरीदेंगे, इसका मतलब एमएसपी अनाउंस करती है। ये कॉस्ट हो गया गेहूं खरीदने का सरकार का, गेटिंग और नॉट। उसके बाद सरकार ने जो भंडारण के लिए खर्चा किया होगा तो स्टोरेज कॉस्ट भी सरकार को लगता है, और खेत से ट्रक में भर के माल ले जाता होगा अगर कहीं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लगता है, लॉजिस्टिक कॉस्ट बोल सकते हैं इसको, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो सरकार को प्रोक्योरमेंट में ये कॉस्ट लगता है। जो खाद्यान्न का भंडारण है उसमें कॉस्ट ये लगता है एमएसपी प्लस किसानों को जो उसने पैसे पे किए, जो भंडारण के लिए उसने खर्चा किया, और जो उसने ट्रांसपोर्टेशन के लिए, लॉजिस्टिक के लिए खर्च किए। इसको कहते हैं प्रोक्योरमेंट कॉस्ट। इसको हिंदी में क्या कहते हैं जी? हिंदी में क्या कहते हैं सोनी? हाँ मिल गया। इसको बोलते हैं हिंदी में आर्थिक मूल्य। इसको इकोनॉमिक कॉस्ट भी बोल सकते हैं, इकोनॉमिक कॉस्ट, और इसको बोलते हैं आर्थिक मूल्य, हिंदी में आर्थिक मूल्य। आर्थिक मूल्य यह प्रोक्योरमेंट में यह कॉस्ट लगा, और इसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक कॉस्ट, आर्थिक मूल्य, एमएसपी प्लस स्टोरेज कॉस्ट प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। केंद्र सरकार ने यह भंडारण कर लिया, ठीक है। अब उसको बांटना है, सारे राज्य सरकारों को ये पहुंचाना है। तो राज्य सरकार को वह यह गेहूं और चावल इशू प्राइस पर बेचती है, जिसको हिंदी में कहते हैं निर्गत मूल्य। किस मूल्य पर बेचती है? इशू प्राइस, मतलब चलो इशू कर दिए,
इस स्टेट को 2 किलो गेहूं इश्यू किए, इसीलिए नाम पड़ गया क्या, इश्यू प्राइस, निर्गत मूल्य। और इश्यू प्राइस जो होता है वह हमेशा ही लेस देन होता है इकोनॉमिक कॉस्ट का, इकोनॉमिक कॉस्ट। इसका मतलब जितने में केंद्र सरकार ने भंडारण किया, जो केंद्र सरकार का आर्थिक मूल्य हुआ, उससे वह हमेशा राज्य सरकारों को कम दाम पर अनाज छोड़ती है सपोर्ट करने के लिए। इसका मतलब कि इसके बीच का जो अंतर हो गया वह क्या हो गया, इसके बीच का जो अंतर हो गया वह क्या कहलाएगा, वाह क्या बात, इसके बीच का अंतर क्या हो गया, सब्सिडी। और यह 2013 के पहले 75,000 करोड़ हुआ करता था, और जो कि कोरोना के समय 2.5 लाख करोड़ हो गया था, और जो कि इन जनरल अभी 1.5 लाख करोड़ है, मतलब सीधा दुगुना। डेढ़ लाख करोड़। इसका मतलब यह दिखाना चाहे आपको कि सरकार का सब्सिडी बर्डन फूड सिक्योरिटी से बढ़ रहा है। सरकार आपको मदद कर रही है, 5 किलो अनाज जो मोदी जी दे रहे हैं अपना फोटो लगवा के, उससे सरकार का इतना बर्डन हो रहा है। इसी से एक क्वेश्चन यही निकलता है कि ये सस्टेनेबल है। 1.5 लाख करोड़ क्या फूड सब्सिडी, 2 लाख करोड़, और जैसे जनसंख्या बढ़ेगा और अगर आप लोगों को स्किल नहीं दिया जाएगा तो ये तो और बर्डन बढ़ेगा। सोचने वाली बात है या नहीं। 1.5 लाख करोड़ फूड सब्सिडी बर्डन। तो यहीं पर इसका सजेशन यह है कि फूड सब्सिडी आप कितना भी देख लो, क्योंकि आपने पहले पार्ट में देखा कि वहाँ भी करप्शन था ना, भंडारण में मैंने करप्शन बताया, उसी तरह वितरण में भी बहुत सारे करप्शन, वितरण में भी बहुत सारे करप्शन। और वहाँ पर पहले RPDS चलता था, रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, PDS आया 1952, RPDS आया 1992 में, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आया 1997 में। जो PDS जिसको आप लोग राशन शॉप कहते हैं, जन वितरण प्रणाली, 1952 से ही चल रहा है। उसमें सुधार लाया गया और नाम बदल गया पुनर्गठित, उसमें थोड़ी सी नियम कानून सख्त किए गए। और TPDS में तो BPL और APL का कंसेप्ट आ गया, BPL और APL का कंसेप्ट। और यहाँ BPL को अगर 4 रुपीज़ पर केजी दिया जा रहा है तो APL को सीधे अगर BPL को 4 रुपये दिया गया है तो इसको 8 रुपीज़ पर केजी मिलेगा। मतलब जितने में APL को गेहूं बांटा जा रहा है पर केजी, BPL को सीधे हाफ। इसका मतलब यह क्यों किया यहाँ पर सरकार ने, सरकार के पास यह जो भी सिस्टम था उसमें 2 प्रॉब्लम थे। प्रॉब्लम नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशरीज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशरीज, लाभुकों की पहचान करना मुश्किल हो रहा था। कौन गरीब है, कौन गरीब है। इंडिया में गरीब, इसमें तो हम भी प्रताड़ित हो गए। कौन गरीब, जो गरीब को डिस्काउंट दे पता चला वही रेबन का चश्मा लगा के घूम रहा है। इसीलिए गरीब के लिए अब स्कॉलरशिप टेस्ट है कि गरीब हैं तो स्कॉलरशिप टेस्ट दीजिए, उसका अगर आप बढ़िया हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। बाकी अब मेरे नज़र में कोई गरीब नहीं। सरकार भी बड़ा परेशान गरीबी पहचानने में। सरकार को कोई भी कह दे कि हम गरीब हैं, सरकार उसको राशन कार्ड बना दे, पता चला कि बहुत अफ्लुएंट है। दूसरा प्रॉब्लम था बोगस राशन कार्ड, बोगस राशन कार्ड। मतलब एक घर में 4 मेंबर हैं और दे दिया 40 मेंबर का,
35 आदमी का राशन फ्री में उठा रहा है। नहीं इतना होता था तो 12-15 तो नॉर्मल था। हम लोग जिस समय 6 मेंबर थे अपने घर में, मतलब मेरे माँ पिताजी और 4 भाई बहन, 2 भाई 2 बहन, उस समय 17 मेंबर हम लोगों का बना दिया गया था। मेरे बड़े पापा ने बनवाया था गांव में राशन कार्ड। उस समय हम पता नहीं दूध पीना छोड़े थे कि नहीं छोड़े थे, लेकिन मेरा पिंकी कुमारी से शादी करवाया गया था, वो मुझे याद है। वो कहाँ पिंकी खांस रही होगी अभी पता नहीं। अरे ऐसे ही फर्जी बोगस राशन कार्ड, और छोटू मोनू ऐसा ऐसा 2-4 बच्चा पैदा करवा दिया गया था। मतलब मेरे नाम पर मेरे बड़े पापा 5 आदमी का राशन वहाँ खा रहे हैं, पिंकी का और 3 छोटा छोटा बच्चा का। अभी भी वो राशन कार्ड मेरे घर में गांव में तिजोरी में रखी हुई है, जाओगे तो दिखाऊंगा मैं, तुम इस बार जाना तो याद दिलाना। और वो तिजोरी ऐसी है कि वो 20 मतलब कम से कम 10 आदमी से उठेगी, इतना भारी तिजोरी। तो एक घर में कोने में पड़ा हुआ है, उसको कोई छूता उता नहीं है। उसमें वैसा ही एंटीक पीस हम लोगों को एक बार चाबी लग गई हाथ में, तो जो जो एंटीक पीस था उसमें रख दी। उसमें सोना चांदी नहीं है, उसमें ऐसा ही एंटीक पीस रखा हुआ है। वो राशन कार्ड मेरे पास अभी भी है। सोचिए, बोगस राशन कार्ड। और एक बार जो बीपीएल बन गया और जिसको वो कहते हैं ना खून लगना, तो जानता ही है तुम लोग, एक बार जिसको फ्री का राशन लग गया आदत, वो बीपीएल से बाहर निकलने का नाम नहीं लेगा। अब इसमें कोई एक्सक्लूजन नहीं। अब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग बीपीएल में शामिल होने के लिए होड़ लगाए हुए थे आरपीडीएस में। तो सरकार ने कहा कि ठीक है अब सबको देंगे राशन, बीपीएल और एपीएल को। सरकार ने सोचा कि अगर बोल देंगे सबको तो कुछ लोग एपीएल में राशन ले लेगा, चलो भाई 8 रुपये तो देगा, उधर राशन मेरा फेंका रहा, वेस्ट हो रहा है, 8 रुपये से इन्हीं लोगों को बांट देंगे। गेहूं चावल बाजार से लोग खरीद के नहीं खाएगा, सरकार से ही खरीद के खाएगा, सरकार को घाटा तो नहीं हो। तो सरकार ने यह भी कर दिया कि बीपीएल एपीएल कैटेगरी बना दिया। लेकिन यहाँ बनने के बाद भी ये दोनों प्रॉब्लम चलता रहा कि जो बीपीएल में एक बार गया तो वो एपीएल, उसकी स्थिति इंप्रूव हो गई, लेकिन फिर भी वो एपीएल में आने के लिए तैयार नहीं। जब मरेंगे तभी बीपीएल का टैग लेके जाएंगे ऊपर, अदरवाइज। अब मरने के बाद भी यहाँ तो एक से एक सुरमा, मरने के बाद भी 12 साल राशन ले लिया। पेंशन वेंशन तो अब तो बहुत मुश्किल है, लेकिन लेने वाला लिया होगा। ये है समस्या। देखिए, वितरण में समस्या, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बीपीएल। ये आयरनी है या नहीं कि भारत जैसे देश में अभी भी गरीबों की पहचान, अगर पहचान लेते कि आप में से कौन गरीब है, अगर 2-4 लोग उठा दिए हाथ और उनको राशन पानी दे के सरकार निश्चिंत हो जाती। लेकिन अभी पूछेंगे कौन गरीब है तो सब उठा देगा, सबको राशन चाहिए, सबको फ्री चीज़ चाहिए। तो सरकार को यहाँ पर समस्या झेलनी पड़। तो सरकार का नीयत सही है, प्रोग्राम सही है, मनसा सही है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। जहाँ इतना करप्शन रहेगा, वहाँ यह जो देख रहे थे आप डिस्ट्रीब्यूशन में सब्सिडी का इशू कह रहे थे कि जहाँ इतना करप्शन रहेगा, इसका मतलब सरकार का आधा सब्सिडी लगभग करप्शन में जा रहा है। ये जेन्युइन कॉज में खर्च नहीं हो रहा है। अब फिर से वह सवाल कि क्या यह सब्सिडी जेन्युइन है जब इतना यहाँ करप्शन हो रहा है। कहोगे कि बीइंग ए वेलफेयर स्टेट इंडिया शुड प्रोवाइड फूड सिक्योरिटी, कल्याणकारी राज्य होने के नाते सरकार को खाद्य सुरक्षा देना चाहिए। लेकिन दूसरा पहलू, जहाँ इतना करप्शन है तो सोचना पड़ेगा सरकार को या नहीं। तो क्या यह खाद्य सुरक्षा सस्टेनेबल है? तो भाई कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम होगा, कोई भी वितरण का स्कीम होगा, वह उसमें करप्शन होगा। उसमें करप्शन कम करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उसमें करप्शन होगा। तो सरकार क्या करे? लॉन्ग टर्म में एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी दे। इसका सॉल्यूशन क्या है?
लॉन्ग टर्म में जो रिजर्वेशन का सॉल्यूशन था वही इसका सॉल्यूशन है। लॉन्ग टर्म में क्या मिले आपको? एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी। सरकार आपको फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ, फ्री स्किल अगर देगी तो आप रोजगार में रहेंगे, रोजगार में रहेंगे, आप सक्षम रहेंगे, गाड़ी से घूमेंगे, कार होगा, घर होगा, तो आप यार फिर भी उतना गैरत नहीं होगा कि झोला लेके राशन के दुकान पे खड़ा है ना। और अगर फिर भी आप लाइन में जाके लग गए विक्की, इतना भी शर्म नहीं है आपको, फिर भी जाके लाइन में लग गए, तो उसके लिए भी सरकार ने व्यवस्था कर दिया। कहा कि अब जो बीपीएल बन के राशन कार्ड लेने आएगा, राशन लेने आएगा, उसके कहाँ पर घर है? दीपूगढ़ा में। उसके दीपू वाला गढ़ा वाले घर में लाल निशान लगा देंगे कि यह क्या है? बीपीएल। इसको सरकार ने कहा कलर कोडिंग सिस्टम। अब विकी यहाँ आ रहा है चश्मा लगा के, गुड मॉर्निंग कोमल दीदी कह रहा है। फिर पता चला कि कोमल दीदी भी दीपूगढ़ा से जा रही है और देखती है लाल निशान। अरे विक्की गरीब, तो इसका रिस्पेक्ट का धज्जी उड़ गया। तो विक्की क्या करेगा? विक्की अपने पापा के पास जाएगा, कहेगा कि देखिए बहुत राशन वासन हो गया, सीधे वो चूना लेगा, इसको मिटा देगा। ये भूखे रह लेंगे लेकिन गरीब नहीं कहलाएंगे। क्या विक्की? तो कलर कोडिंग सिस्टम बेशर्मों लोगों के लिए हो गया है। इससे कुछ कमी आएगी। गरीब से जाकर अगर पूछोगे कि आप गरीब हैं, आपके ऊपर एक लाल घर के ऊपर लाल निशान लगा देंगे तो आपको राशन मिलेगा। आप कहेंगे बाबू कितना राशन मिलेगा? तो 5 किलो। कहेगा 2 को गोलवा लगा दोगे तो 10 किलो मिलेगा। अगर हाँ बोलोगे तो 10 गोला बनवा देगा, उसको फिर लाज शर्म नहीं। तो सरकार ने एक कलर कोडिंग सिस्टम शुरू की ताकि जिससे सब्सिडी बर्डन सरकार का थोड़ा सा कम हो और जेन्युइन बेनिफिशियरी को राशन मिले। राजस्थान सरकार एक कदम आगे बढ़कर उन घरों के ऊपर लिख दिया था मैं गरीब हूं, जैसे अमिताभ बच्चन के हाथ में लिखा था तेरा बाप चोर। लेकिन वह कोर्ट में केस हुआ और लोग जीत गए और यह हुआ कि भाई गरीब को चोर कहना, गरीब को गरीब कहना, ये थोड़ा सा अतिशयोक्ति हो रहा है। वह कलर कोडिंग यूज कीजिए, उसको कह के मत बुलाइए। तो कलर कोडिंग हो गया है। और करप्शन को रोकने के लिए जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम आ गया। ये है कलर कोडिंग। क्या है ये? कलर कोडिंग। और जीपीएस सिस्टम, मोबाइल टेक्नोलॉजी आ गया, जनधन आ गया, मोबाइल टेक्नोलॉजी, आधार से कनेक्ट हो गया। जैसे ही राशन आएगा आपके मोबाइल पर मैसेज आ गया कि राशन आ गया है। मोबाइल टेक्नोलॉजी, आधार से आप कनेक्टेड हैं और वहाँ जाएंगे, अंगूठा लगाएंगे, आपको 5 किलो राशन मिल गया। पता चल गया कि फलाने व्यक्ति को राशन मिल गया, मोबाइल में मैसेज आ गया कि यू हैव रिसीव्ड 5 kg। मोदी जी का एक आध आ जाएगा कुछ मन की बात कुछ कहते हुए, तो आप राशन ले लिए। जीपीएस टेक्नोलॉजी बहुत यूज़फुल है। आजकल टेक्नोलॉजी ऐसे बढ़ रही है, गवर्नमेंट का काम आसान हो रहा है, बिलीव नहीं करेंगे। जो इंदौर शहर है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ सफाई वाले मामले में, इंदौर शहर ने जो एप्लीकेशन बनाया, स्वच्छता एप्लीकेशन, उसमें पूरा शहर उस एप्लीकेशन में दिख रहा है ग्रीन ग्रीन ग्रीन। अगर आपने कंप्लेन कर दिया कि मेरे घर के पास कचरा पड़ा हुआ है और फोटो उसका डाल दिया तो आपका घर के लोकेशन में रेड रेड दिखने लगा। और स्वच्छता एप्लीकेशन कोई भी खोल सकता है। कलेक्टर खोलता है, फलाने जगह का, देखता अरे यहाँ तो लाल कैसे कचरा फेंका हुआ है, तुरंत वहाँ का म्यूनसिपल अथॉरिटी को अलर्ट करता है। वो गया, वो इंतज़ार भी नहीं करेगा कि कोई वो गटर साफ करने वाला आएगा कि नहीं, क्योंकि सरकार, कलेक्टर उसके सर पे बैठा हुआ है, तुरंत साफ होता है। और इस तरह से इंदौर का स्वच्छता ऐप पूरा ग्रीन ग्रीन आपको दिखेगा जब भी खोलिएगा। तो इसका मतलब कलेक्टर अपने हाथ में बैठ के पूरे शहर का स्वच्छता मॉनिटर कर लिया। सेम उसी तरह से यहाँ भी है जीपीएस ट्रैकिंग। जो ट्रक गोदाम से निकला, ट्रक मूव कर रहा है, उसमें जीपीएस लगा हुआ है,
सर वो अपने कंप्यूटर पर देख रहा है कि वो ट्रक कहाँ कहाँ जा रहा है। अगर वो ट्रक वहाँ रुका है तो कितनी देर रुका है, एनी टाइम उसका चेकिंग हो सकता है। कहीं हर जगह थाना है ना इंडिया में। अगर शक हो रहा है कि यहाँ से डाइवर्जन हो रहा है, फलाने ट्रक से माल उतार के फलाने जगह भेजा जा रहा है, उसमें गंदा माल, तुरंत लगेगा कि ट्रक ज़्यादा देर रुका हुआ है, 10-20 मिनट से ज़्यादा। अगर चेकिंग कर लिया, वो पकड़ा गया तो गया उसका नौकरी, गया उसका लाइसेंस। तो जीपीएस टेक्नोलॉजी भी यहाँ मील का पत्थर साबित हो रहा है। तो इस तरह से सरकार जहाँ करप्शन कम करने की कोशिश कर रही है, सब्सिडी बिल तो कम होगा ही होगा, लेकिन फिर भी इसकी सस्टेनेबिलिटी बनाने के लिए अल्टीमेटली वी नीड टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी। इट इज़ बेटर टू टीच ए पर्सन हाउ टू कैच फिश रेदर देन गिविंग डायरेक्टली फिश टू ईट। उसको मछली देने से अच्छा है कि उसको मछली पकड़ना सिखा दो, ताकि वो रोज़ पकड़ पकड़ के खाए, नहीं तो रोज़ तुम्हारे पास आएगा, कहेगा चल ना मछली खिलाओ ना। गेटिंग और नॉट? तो लॉन्ग टर्म में क्या चाहिए? फूड सिक्योरिटी। कैसे? एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी चाहिए। इसीलिए पैरेलल में सरकार फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ आप लोगों को मुहैया करा रहे हैं। इसमें जो ताज़ा घटनाक्रम है वह है वन रैंक वन पेंशन का, वन नेशन वन राशन कार्ड। मजदूरों को बड़ी दिक्कत आ जा रही थी राशन लेने में, कि वो मजदूर जब मूव कर जाता था झारखंड से पंजाब या बिहार से हरियाणा कहीं भी, तो उसका राशन मिसिंग हो जाता था, वो राशन ले नहीं पाता था। तो जिसके लिए सरकार इतना प्रावधान कर रही है, गरीबों के लिए ही कर रही है, और गरीब मजबूरी में माइग्रेट होकर शहर जा रहा है और वहाँ उसको महंगे दाल महंगे अनाज खरीदना पड़ रहा है। तो यह भी शर्म की बात सरकार के लिए। अभी तक 21 राज्य इसमें आ गया है, एग्जैक्ट डाटा मैं आपको अपडेट करके दे दूंगा। इसको बोल रहे हैं राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी, राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी। तो यह शुरू हो गया है, और आने वाले समय में आप कहीं भी जाइए, आप अपने राशन कार्ड से लाभ उठाइए, अगर आप राशन कार्ड लाभुक हैं तो। क्लियर? तो ये फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी आपका खत्म हो गया। इसमें दुनिया भर के स्कीम्स हैं सरकार जो कर रही है, चाहे वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, चाहे 5 किलो अनाज बांटने के लिए, वो सारे अनाज बांटने के स्कीम वगैरह लिखे हुए हैं, उसको पढ़ लीजिएगा। चाहे वो झारखंड का हो, चाहे वो हिंदुस्तान का हो। समझ में आया निहारिका मैडम? सुबह में तुम जॉगिंग पे जाती है क्या? नहीं, अब गर्मी ख़त्म हो जाएगा तब आप जाओ। अब गर्मी में कौन जॉगिंग पे जाएगा? क्या शशि? 1 मई को हम गए थे, हम रास्ते में थे, दिल्ली से आ रहे थे, गाड़ी रोके जॉगिंग किए। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो किसी से पूछ लो। अब थे ही नहीं तो यहाँ कन्हैया हिल कहाँ जाते? पहले फीस तो दे दो। चलिए, खाद्य सुरक्षा हो गया।